हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। सबसे पहले हम देखते हैं विश्व बाघ दिवस के बारे में। दोस्तों, विश्व बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी भारत समेत पूरे विश्व ने 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया है। इस बार जो बाघ दिवस है वो 12वां बाघ दिवस रहा है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि बाघ दिवस कब से मनाया जा रहा है, इसको क्यों मनाया जाता है और भारत में बाघों की स्थिति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं कि बाघ दिवस का प्रारंभ कैसे हुआ। तो दोस्तों, 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया था। यह सम्मेलन उन 13 देशों का सम्मेलन था जहां पर बाघों की संख्या पाई जाती है। ऐसे देश जहां पर बाघ पाए जाते हैं उन सभी देशों ने बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए, उसको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए एक सम्मेलन आयोजित किया रशिया में। और उस सम्मेलन में ही इन्होंने निर्धारित किया था कि 29 जुलाई को हर साल हम बाघ दिवस के तौर पर मनाएंगे और इस दिन हम बाघों के संरक्षण को लेकर वैश्विक स्तर पर विभिन्न माध्यमों से, जैसे सोशल मीडिया हुआ, समाचार पत्र हुआ, न्यूज चैनल हुआ, सम्मेलन हुआ, इन सब के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। क्लियर। इन देशों में कुछ महत्वपूर्ण देशों के नाम आप जान सकते हैं, जैसे कि इसमें भारत है, रशिया है, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, चीन है और वियतनाम है। ये वो देश है जहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत जो है वो इसमें सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि भारत में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा मिलती है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से तो शुरू हुआ बाघ दिवस मनाने का सिलसिला और 2022 में हम लोग 12वां बाघ दिवस भी सेलिब्रेट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि बाघ दिवस क्यों मनाया जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सभी 13 देश और जिनमें इंपॉर्टेंट देश शामिल हैं, इन सभी की चिंता ये थी कि बाघ जो है वो लुप्त नहीं होना चाहिए। अगर बाघ लुप्त हो गया तो आपका पारिस्थितिकीय संतुलन जो वो बेकार हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा संसार है, ये खाद्य श्रृंखला के हिसाब से चल रहा है। खाद्य श्रृंखला में एक सबसे निम्न लेवल पर व्यवस्था होती है, एक सबसे उच्च लेवल पर व्यवस्था होती है। इसमें जो सबसे उच्च स्तर होता है वहां पर बाघ विराजमान है। बाघ कहां पर है? सबसे उच्च पर विराजमान है बाघ। मतलब खाद्य श्रृंखला का बॉस जो है, मालिक जो है, वो बाघ है। इसमें सबसे पहले नीचे आप ये मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए उत्पादक जो होते हैं, जैसे कि हरे पौधे, घास सबसे नीचे होते हैं। घास को खाने वाले जो हो सकते हैं वो 4 पैर वाले जानवर हो सकते हैं और इन जानवरों को खाने वाला होता है बाघ। तो कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला को संतुलित इस प्रकार से करता है कि मान लीजिए अगर बाघ इस दुनिया से नष्ट हो जाते हैं तो ये घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी और ऐसे में घास खाने वाले जानवर पूरी घास खा जाएंगे धरती की। इसका मतलब धरती पर घास जो होगी उसकी कमी हो जाएगी और घास अगर धरती पे कम हो जाएगी, धरती जो होगी वो घास विहीन होगी। मतलब कि इसका अपर्दन जो होगा वो चालू हो जाएगा बड़े पैमाने पर और धीरे धीरे करके पूरी व्यवस्था जो है वो मरुस्थलीकरण के तौर पे देखी जा सकती है। तो मिट्टी को बांध के रखने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए सारी चीज जरूरी है। और इस दृष्टि से आप समझते हैं कि बाघ का होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं खाद्य श्रृंखला बरकरार रहे, आप चाहते हैं कि परिस्थिति का संतुलन भी बरकरार, तो इन सब चीजों को देखते हुए इन देशों ने क्या किया, अपनी तरफ से आशंका व्यक्त की, चिंता व्यक्त की और ये सम्मेलन किया। सम्मेलन में निश्चय किया कि भाई 29 जुलाई को हमारे साल बाघ दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्लियर। तो ये कारण रहा कि भाई आपको खाद्य श्रृंखला को बचाकर रखना है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाकर रखना है, इसलिए आप बाघ दिवस मनाएंगे। लेकिन हम भारत की अगर स्थिति की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत में 70% बाघों की संख्या है। विश्व में जितने भी बाघ हैं उन सब में 70% जो है वो भारत में मौजूद हैं। और भारत में इनके संरक्षण की जो पहल है वो पहले से चल रही है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु भी बाघ है। बंगाल टाइगर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत में इसके संरक्षण का जो प्रयास है वो लगभग 1973 से ही चलता आ रहा है। 1973 में वैश्विक स्तर पर देखें तो मैनफोर्ड गैनीमीड नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने टाइगर के संरक्षण की आवश्यकता को सबसे पहले लाए थे। और उन्हीं के साथ भारत में कैलाश सांखला जी थे, जिनको हम भारत का बाघ पुरुष भी कहते हैं। इन्होंने भारत में इस मुहिम को शुरू किया और इसी आलोक में 1973 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। अब प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ किया गया उसमें बाघों के संरक्षण पर बल दिया गया था। बाघों के संरक्षण की इस व्यवस्था में भारत सरकार ने बाघ रिजर्व बनाना स्टार्ट की। अब समस्या ये कि बाघ रिजर्व जैसी व्यवस्था होती क्या, तो याद रखिएगा बाघ रिजर्व एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां एक आप अभ्यारण्य को या राष्ट्रीय पार्क को चुनते हैं, उस राष्ट्रीय पार्क को स्पेशली बाघों के लिए संरक्षित जगह घोषित कर दिया जाता है और वहां पर बाघों के संरक्षण की व्यवस्थित व्यवस्थाएं की जाती हैं। ठीक है, ऐसी प्लेस को आप बाघ रिजर्व कहते हैं। तो भारत में बाघ रिजर्व बनाना स्टार्ट की और बाघ रिजर्वों के साथ ही भारत
भारत में बाघों के संरक्षण को भी प्रोत्साहन किया जाने लगा था। बाघों के संरक्षण को प्रारंभ करने के लिए जो बाघ रिजर्व स्टार्ट किए थे वो प्रारंभ में 9 थे दोस्तों, याद रखिएगा, प्रारंभ में 9 थे, जिसमें पहला मानस, सिमलीपाल, पलामू, रणथंभौर, बांदीपुर, कान्हा, मेलघाट, जिम कार्बेट और सुंदरबन, ये 9 वो थे जो प्रारंभ में स्थापित किए गए बाघ रिजर्व थे। अब इसमें से याद रखिएगा कि जो जिम कार्बेट है ये पहला बाघ रिजर्व था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा था, तो याद रखिएगा जिम कार्बेट जो है वो पहला बाघ रिजर्व था जो स्थापित किया गया था। और वर्तमान में अगर देखें तो लगभग 53 बाघ रिजर्व हैं। कितने हैं? 53 बाघ रिजर्व हैं। जो 53वां बाघ रिजर्व है वो गुरु घासीदास बाघ रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। इसके पहले 52वां रामगढ़ विषधारी राजस्थान में बनाया गया था और 51वां MM हिल्स कर्नाटक में घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे देश में लगभग 53 बाघ रिजर्व हैं जो बाघों के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और देखा जाए तो इन सब चीजों के चलते भारत में बाघों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि भी देखने को मिली है। उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत में बाघों की गणना की जाती है। एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो 2006 में अस्तित्व में आई थी और इसी समय से एक रिपोर्ट जारी करती है। हर 4 साल में ये बाघों की गणना की रिपोर्ट जारी करती है। कितने साल में? 4 साल में। इसकी रिपोर्ट पहली 2006 में ही आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में जो है वो कुल लगभग 1411 बाघ हैं। दूसरी रिपोर्ट इसकी 2010 में आती जिसमें कहा गया था कि भारत में लगभग 1706 बाघ हैं। तीसरी रिपोर्ट 2014 में आती जिसमें कहा गया था कि भारत में लगभग 2226 बाघ हैं। और चौथी रिपोर्ट आती 2018 में जिसमें कहा गया था कि भारत में लगभग 2967 के आसपास बाघ हैं। अब देखिए 2006 से लेके तो 2018 के इस सालों के बीच में बाघों की संख्या दुगनी से भी ज्यादा हो गई। मतलब कहीं ना कहीं भारत में बाघों की संख्या को बढ़ाने को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो एक सही दिशा में प्रतीत होते हैं और संख्या जो है वो इस चीज को बताती भी है, सिद्ध भी करती है इसको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस दृष्टि में देखें तो जो नवीनतम गणना है वो 2018 में हुई और इसके बाद जो गणना होगी वो 2022 में इसके आंकड़े आएंगे। कभी भी आ सकते हैं, भारत का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसकी घोषणा कभी भी कर सकता है। 2018 में जो आंकड़े आए थे दोस्तों वो कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो 526 बाघ MP में है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर 524 बाघ के साथ कर्नाटक है। तो कर्नाटक सेकंड नंबर पे बाघों की संख्या में और मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, इसके पीछे आप ये भी बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बाघ रिजर्व की एक अच्छी व्यवस्था स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में लगभग 7 बाघ रिजर्व स्थापित किए गए जो कि जिनमें 6 जो है वो नेशनल पार्क में है और एक मात्र रातापानी है जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व घोषित किया गया है। कान्हा को 1973 में, पेंच को 1992 में, बांधवगढ़ को 1993 में, पन्ना को 1994 में, सतपुड़ा को 1999 में और संजय डुबरी को 2008 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। तो इन 6 बाघ रिजर्वों के साथ, 7 बाघ रिजर्वों के साथ मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य है और इसलिए इसको टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में बाघों की व्यवस्था को फटाफट से हमने अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।